तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक फ्रीऑन। पॉलीहेड्रल कंपाउंड में का था हम लोग पॉलीहेड्रल कंपाउंड्स में हम लोग का पहला CH2Cl2 ये हो चुका था, डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन डाइक्लोराइड। दूसरा CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म हो गया था। तीसरा CHI3 आयोडोफॉर्म भी हो गया था। और चौथा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो गया था। अब हम लोग अपने फिफ्थ टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है FREONS, फ्रीऑन्स से स्टार्ट कर। पहले फ्रीऑन्स को अच्छे से डेफिनेशन समझिए। सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलने से काम नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा। चलिए फ्रीऑन्स, फ्रीऑन्स का ए में देखिएगा, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड। जो बात कह रहा है उसको समझिएगा, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन। आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड दोनों का बनाना है। आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड दोनों का बनाना है, मीथेन का भी और इथेन का भी। आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रीऑन, और इन दोनों को मिक्स करके हम लोग बोलते हैं फ्रीऑन। आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रीऑन। अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड हम लोग दोनों का बनाते हैं, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रीऑन। उन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं फ्रीऑन। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहले बच्चों एक बार देखिए, जो लोग अभी एडमिट हुए हैं, पॉलीहेड्रल कंपाउंड्स का टॉपिक था हम लोग का, जिसमें से डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइआयोडोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि मिथाइलिन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और टेट्राक्लोरोमीथेन, ये हम लोग फिनिश कर चुके। और हम लोग फिफ्थ से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीऑन्स से। फ्रीऑन्स का फर्स्ट पॉइंट लिखवाए हैं, जब हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, मीथेन और इथेन दोनों का कलेक्टिवली, मीथेन और इथेन दोनों का साथ में मिक्स करके, तो उसे हम लोग फ्रीऑन्स नाम देते हैं। मेरी बात को पहले समझिएगा। यानी एक तरीके से आपके माइंड में ये आना कि फ्रीऑन्स का मीनिंग क्या हो गया, CF2Cl2, ये मीथेन का हो गया, CF2Cl2 प्लस C2, इस पे भी F3 और इस पे भी Cl3। ऐसा हमने यहां पे जो फ्रीऑन बनाया, इन दोनों को मिक्स करके बनाया, डाइफ्लोरोकार्बन और ये ट्राइक्लोरो इथेन। बात को समझिएगा। पहले आपने लिखा है कि जब आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंपाउंड बनाएंगे, मीथेन और इथेन दोनों का कलेक्टिवली एक साथ बनाएंगे, तो उसी को हम लोग फ्रीऑन्स कहते हैं, कलेक्टिवली। अब मेरी बात को समझिएगा। जैसे देखिए स्टूडेंट, आपका पास में CH4 है, ठीक है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, मीथेन एल्केन का सबसे होमोलोगस सीरीज का सबसे फर्स्ट मेंबर। अब अगर आपने इसको 2 बार क्लोरीन गैस से कर दिया, तो यार ये 2 CH2 बच जाएगा और 2 पे आएगा क्लोरीन, प्लस बाहर निकल जाएगा 2HCl।
है ना। तब इसका नाम जो आपने पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था वही बना अभी, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, है ना अर्नव माही? यस सर। यस सर। सब्स्टिट्यूशन करेगा, एक HCl निकाला एक Cl जुड़ा, एक HCl निकाला एक Cl जुड़ा। माही क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इक्वल होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, समझ गए, बराबर बराबर होना चाहिए क्लोरीन फ्लोरीन। तो अगले स्टेप में जो ये मेरे पास बना CH2Cl2, उसको मैं अगली बार 2F2 से कर दूंगा। और फ्लोरीन तो हेलोजेंस का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो दोनों को रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा 2C पे 2 बार फ्लोरीन और 2 बार फ्लोरीन, प्लस बाहर आ गया 2HF, यानी हो गया CF2Cl2, डाइफ्लोरो का CF2Cl2, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब अगर इस टॉपिक का हम लोग देखते हैं, इस टॉपिक, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका है? एक कार्बन मीथेन वाले का स्ट्रक्चर है ना, डाइफ्लोरोकार्बन, ये डाइफ्लोरोमीथेन। यही चीज आपको इथेन के साथ भी करनी, तब उन दोनों को जब कलेक्टिवली ऐड करेंगे तब जाके फ्रीऑन बनेंगे। अब इथेन में कैसे करेंगे? ऐसे स्ट्रक्चर बना के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आपको इससे समझ अच्छा आता है। जैसे हमारे पास C2 है, आप चाहेंगे तो कंडेंस में भी कर सकते हैं, और ये H6 है, ये इथेन का स्ट्रक्चर है, ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर। अब इसको पहले हम 3 टाइम्स कर देते हैं Cl2 से, तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे Cl3 हो गया, प्लस 12 आ गया 3H3, 3 और 3 6, ट्राइक्लोरोइथेन। अब बैलेंस कर रहा है, क्लोरीन भी उतना होना चाहिए। तो अगले बार में जो आपका CH3 है और जो आपका Cl3 है, इसको हमने फिर से कर दिया 3F2 से, तो तीनों पे लग गया फ्लोरीन, 1 2 3, और यहाँ पे 3 पे क्लोरीन तो था ही, और प्लस बाहर आ गया 3HF, तो नाम हो गया ट्राइफ्लोरो इथेन। स्ट्रक्चर इथेन का ही है, 2 कार्बन और 6 बॉन्ड अभी भी है, लेकिन 3 पे क्लोरीन है और 3 पे फ्लोरीन है। शॉर्टकट में लिखेंगे C2F3Cl। तो आपने जब इसको, इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को कलेक्टिवली ऐड किया, तब जाके बोलेंगे फ्रीऑन। आप सोच रहे होंगे अर्नव कि सर आपके जब भी बोलते थे फ्रीऑन तो बोल देते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ठीक है, वो तो हमने शॉर्टकट में आप लोग के लिए बोल दिया माही वे, लेकिन आपको रियलिटी में समझना होगा, आप लोग को प्यारे बच्चों रियलिटी में समझना होगा कि आप दोनों पहले मीथेन से बनाएंगे डाइफ्लोरोकार्बन, उसके बाद फिर इथेन से बनाएंगे डाइफ्लोरोकार्बन। पहले मीथेन से बनाएंगे फिर इथेन से बनाएंगे, और जब दोनों से बन जाएगा, जब मीथेन और इथेन दोनों से बन जाएगा, तब आप उन दोनों को जब कलेक्टिवली मिक्स करेंगे तब आपका बनेगा फ्रीऑन। आज के बाद किसी भी एग्जाम में अगर डेफिनेशन आता है अर्नव सिन्हा, तो आपको यही वाला डेफिनेशन लिखना है, सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही कंपाउंड है, लेकिन सर वो मीथेन से भी बनाएगा इथेन से भी बनाएगा, इक्वल फ्लोरीन रखेगा, और सर उन दोनों को जब कलेक्टिवली मिक्स करेगा ना सर, तब जो बनेगा उसको फ्रीऑन। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन ये डेफिनेशन उसका परफेक्ट नहीं है। मीथेन और इथेन दोनों का क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाइए, दोनों को मिक्स कीजिए, तब बनेगा फ्रीऑन। ऐसे माही? हाँ सर। वेरी गुड माही वे। चलिए, आपको सुना है मानसी? सर एक बार फिर से समझा। जी बिल्कुल। फ्रीऑन आपसे पूछेगा, तो जनरल कोई पूछेगा तो आप बोल दीजिए सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो कंपाउंड होता है ना, तो उसी को फ्रीऑन्स बोलते हैं। लेकिन
इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज, इसका यूजेस सब पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से ये क्या है। लेकिन अगर फ्रियॉन्स का डेफिनेशन आपके एग्जाम में आता है तो आपको लिखना है द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड आप बनाइए, मीथेन और इथेन दोनों का बनाए कलेक्टिवली, और दोनों का बनाने के बाद एक साथ रख दीजिए। तो जब मीथेन से आप बनाएंगे, मीथेन से बनाएंगे तो पहले 2 क्लोरीन गैस से करेंगे रिएक्शन 2 मोल से, तो बनेगा डाइक्लोरोमीथेन। फिर जो 2 हाइड्रोजन बचा उसको फिर 2 Fe से करेंगे तो 4 बॉन्ड में से 2 पे फ्लोरीन 2 पे क्लोरीन हो जाएगा। ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसका? मीथेन का। इथेन में पूरा मिला के 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, तो 3 बराबर बराबर आपको बनाना है। तो 3 को आपने 3 मोल्स क्लोरीन गैस से किया तो बन गया ट्राइक्लोरोइथेन, एक ही पे 3 लग गया, प्लस 3 HCl। और उसके बाद जो बाकी 3 हाइड्रोजन बचा उसको बराबर रखने के लिए फिर आपने 3 Fe से कर दिया, तो तीनों पे F लग गया, 3 HF बाहर निकल गया। ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ट्राइफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है इथेन का। लेकिन तो इस मीथेन वाले जिसको ऐसे किया है और इस इथेन वाले, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब उस कलेक्टिवली को, उसको कलेक्टिवली एक साथ लोग एक वर्ड बोलते हैं फ्रियॉन्स। यानी फ्रियॉन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही बोलते हैं, लेकिन वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंपाउंड मीथेन और इथेन का दोनों का जो बनेगा उसको मिलाकर कलेक्टिवली बोलेंगे फ्रियॉन्स। हो गया? यस यस सर। यस सर। चलिए पहले बच्चों, अब देखिए स्टूडेंट, ये तो आपका पहला पॉइंट था प्यारे बच्चों। थोड़ा फास्ट फास्ट लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा, जल्दी फिनिश होगा और SN1 भी हम लोग आज पहुंच जाएंगे। ये इसका प्रिपरेशन था ना? हाँ, मतलब भाई अब आपको एक जनरल क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल के कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। CFC एक्सट्रीमली स्टेबल कंपाउंड है, बहुत जबरदस्त, इसलिए इसको DO में मिलाया जाता है। आपके बॉडी ऑर्डर में पसीना तो आएगा ही, गर्मी का दिन होगा, बहुत मेहनत करेंगे तो, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐड करने से जो DO का एसेंस है वो आपके बॉडी में बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है। आज भी निविया ये सब कंपनीज DO निकालती है, CFC बिना यूज किए भी 24 आवर्स का लॉन्ग लास्टिंग दावा करती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा इतना एक्सट्रीमली स्टेबल नहीं है, कहने के लिए 4-5 घंटा होगा, उसको वो लोग 24 बोल देता है सेल करने के, बेचने के लिए। CFC डालेगा तो सही में आपका 24 या 48 आवर्स तक बॉडी ऑर्डर मेंटेन रखेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो ये पहला जो पॉइंट है उसमें हमने दोनों को प्रिपेयर किया, डाइफ्लोरोकार्बन मीथेन और ट्राइफ्लोरोमीथेन को, इथेन को प्रिपेयर किया, दोनों को मिक्स कर दिया। ये पहला पॉइंट बस वही आपके दिमाग में इस बात को क्लियर करता है कि वो अकेला क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन का नहीं है, मीथेन और इथेन दोनों का कलेक्टिव फॉर्म है, उसी को फ्रियॉन्स बोलते हैं। और पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है स्टूडेंट, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन करोसिव। देखिए बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है फ्रियॉन्स का, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों आपका जो हैलोजेंस है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्रियॉन्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, कॉमा अनरिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करता है, कॉमा नॉन टॉक्सिक, चलिए अच्छा है, पॉइजनस नहीं है। बहुत सही। अनरिएक्टिव का मतलब क्या होता है? इसने जो ऑर्डर आपके बॉडी में डाला, अब आपके बॉडी में पसीना आ रहा है, नमक आ रहा है, पर ये उससे रिएक्शन करके ऐसा नहीं कि फिर अपने स्मेल को चेंज कर दे, ऐसा नहीं। तो ये बहुत ही अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक है, आप यूज कर सकते हैं, नॉन टॉक्सिक, कॉमा नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव। लेकिन ये स्किन का कलर चेंज कर देता है, पर जहां जहां अप्लाई करते हैं अंडर आर्म्स में, तो वहां पे क्या होता है, आर्म पिट इस सब में कि वहां पे हल्का व्हाइट टाइप का होगा। तो नॉन कोरोसिव है, लेकिन फिर भी स्किन के पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है। एंड इजीली लिक्विफिएबल गैस, एंड
इजीली लिक्विफिएबल गैस। थोड़ा ही प्रेशर देके आप CFC को चाहेंगे, मतलब फ्रियॉन्स को चाहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को चाहेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 इसके बेहतरीन प्रॉपर्टीज को बता रहा है प्यारे बच्चों। ये बहुत ही स्टेबल है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहेगा इसका। स्टेबल है तो रिएक्शन तो नहीं ना करेगा, जब बहुत स्टेबल है तो अनरिएक्टिव होगा, पॉइजनस नहीं, नॉन कोरोसिव है और आसानी से लिक्विड बन जाता है। आर्नॉल्ड सोचेगा सारा प्रॉपर्टी तो फेवर में ही है, तो इस्तेमाल क्यों नहीं होता? वही डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। सब प्रॉपर्टी ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है, इजीली लिक्विड बन जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ओजोन लेयर को डिप्लीशन करता है, इसीलिए इसको बैंड किया गया है। अब CFC परफ्यूम्स या डिओज में यूज नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, हो गया? पॉइंट नंबर 3, इन स्ट्रेटोस्फेयर, इन स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ऐसे डिवाइड करता है ना, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इसको डिवाइड करती है। इन स्ट्रेटोस्फेयर फ्रियॉन इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक में आपको आगे पढ़ना है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। फ्रियॉन्स आर एबल टू initiate, freons are able to initiate radical chain reaction, ऑक्सीजन को खींचने लगता है, रेडिकल चेन रिएक्शन लगातार आपका विड्रॉ करते रहेगा, thus can upset the natural ozone balance, thus can upset the natural ozone O3 बैलेंस। स्ट्रेटोस्फेयर में जो फ्रियॉन्स है ये एबल होता है इनिशिएट करने के रेडिकल चेन रिएक्शन, इसीलिए ये अपसेट कर सकता है नेचुरल ओजोन बैलेंस। इट कैन thus can upset the natural ozone balance। स्ट्रेटोस्फेयर में जो फ्रियॉन्स है वो रेडिकल चेन रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीजन को रिमूव करता है और वहां पे होल क्रिएट कर देगा, तो ओजोन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। बस यही इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। हो गया माही? Yes, sir. अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो स्वाट रिएक्शन से कर सकते हैं। इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम CCl4 बाय स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन में अर्नब सिन्हा जो स्वाट का रिएक्शन था उसके अंदर किस एजेंट का वो लोग यूज कर रहे थे, उसका रिएजेंट क्या था? सर AgF मेटल फ्लोर। और भी था लेकिन सिल्वर फ्लोराइड उसका सबसे बेस्ट था। एक फिंकलस्टीन था जिसका सोडियम आयोडाइड था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। इसके अंदर किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं। तो अगर सोचिए कि आपके पास CCl4 का स्ट्रक्चर हो, अब आपको इसके दो हाइड्रोजन को एक्सचेंज करना है। CCl4 में चारों क्लोरीन है तो आप इसको 2 टाइम्स AgF से कर दीजिए, हो गया। दोनों एक्सचेंज होके 2 तो Cl रहेगा और 2 पे वहां ही फ्लोरीन लग जाएगा और +2 AgCl बाहर आएगा। इस हाइड्रोजन एक्सचेंज के रिएक्शन से, स्वाट रिएक्शन से आप चाहेंगे तो तुरंत फ्रियॉन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर बाय द वे माही ये C2 और Cl6 होता, अगर ये C2 और Cl6 होता तो
इसको भी चाहते तो 2 टाइम्स AgF से रिएक्शन करते, और 3 बार सॉरी 3 बार AgF से रिएक्शन करते, ये भी स्वार्थ रिएक्शन से तीनों हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर देता, तो 3 पे लग जाता आपका फ्लोरीन और बाकी 3 पे लग जाता फ्लोरीन, +3 AgCl। यानी पॉलीहेलोजन कंपाउंड का जब भी बात आएगा उसमें फ्रियोन्स आएगा, तो फ्रियोन्स का आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। हेलो, हो गया अब? हाँ सर हो गया सर। तो ये दोनों रिएक्शन साथ में होगा ना सर? मतलब अगर जब तक आप दोनों नहीं करेंगे तब तक फिर तो हम तो मानेंगे ही नहीं ना। हाँ तो सर बीच में प्लस का ये साइन बात दे समझ दीजिए। पाए? हाँ, मतलब मेरे को अगर फ्रियोन्स की बात अगर वो लोग कभी भी करेगा, अगर वो लोग फ्रियोन्स की बात करेगा तो पहले आपको दोनों ही बताना पड़ेगा। सर इसमें नीचे वाले में 3 Ag क्यों हुआ, ऊपर वाले में 2 Ag? क्या बाबू? ऊपर वाले में 2 Ag क्यों हुआ, नीचे वाले में 3 Ag क्यों हुआ? मतलब जो फर्स्ट वाला है वो मीथेन का था, तो मीथेन के अंदर में आपका बॉन्ड देखिए कितना है। 2। हाँ समझ गए ना, मीथेन के अंदर पूरा बॉन्ड कितना है? मीथेन के अंदर में देखिए, मीथेन के अंदर में पूरा बॉन्ड कितना है? नहीं समझ पाए? नो सर। देखिए मीथेन का जो आपने स्ट्रक्चर लिखा है CCl4, उसमें पूरा बॉन्ड कितना है? 4। देखिए यस सर, यस सर। है ना, ये एक कार्बन का स्ट्रक्चर है 4 बॉन्ड का मीथेन का, उसमें 4 बॉन्ड है पूरा, तो 4 में से मेरे को हाफ हाफ चाहिए, तो मैंने 2 AgF से, ताकि 2 नीचे वाला Cl को, और नीचे वाले में पूरा देखा 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 को 3 से किया ताकि 3 3 हो जाए। आया? ओके सर। यस सर। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट जो है वो बताता है कि इन दोनों को कलेक्टिवली फ्रियोन्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट बोल रहा है बहुत जबरदस्त, बहुत सारा प्रॉपर्टीज बता दिया एक ही पॉइंट में, बहुत ही स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है, और आसानी से लिक्विडेबल, प्रेशर देके इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो स्टोरेज भी आसान है। स्ट्रेटोस्फीयर में फ्रियोन्स की सबसे बड़ी खराबी है कि ये रेडिकल चेन रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से ये ओजोन के बैलेंस को खराब कर देता है, होल क्रिएट करके। और चौथा पॉइंट बोल रहा है अगर आप चाहेंगे तो स्वार्थ रिएक्शन के थ्रू इसको बना सकते हैं। खत्म हो गया। नेक्स्ट, यूजेस। सर प्रिपरेशन में तो पहले वाला भी यूज कर सकते हैं ना, दोनों में से किसी से भी? हाँ, दोनों में से कोई से। जैसे ये वाला पॉइंट इसलिए बता दिए क्योंकि वो स्वार्थ रिएक्शन का नाम ले लिया, स्वार्थ रिएक्शन पहले भी हैलोअल्केन्स में पढ़ाए हुए हैं, इसलिए इसको बता दिए कि स्वार्थ से भी बना सकते हैं। अब है यूजेस। प्रॉपर्टीज अच्छी खासी थी इसकी, एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन कोरोसिव, तो जब अच्छी खासी प्रॉपर्टीज है तो यूजेस भी अच्छा होगा। जो ज्यादा टॉक्सिक होता है उसको तो ये लोग रॉकेट प्रोपेलेंट पर कहाँ यूज कर लेते हैं, तो ये तो ठीक ही है, नॉन टॉक्सिक है तो इसको भी यूज कर लेगा। इसमें देखिए यार, सबसे पहला यूज क्या है, बेस्ट है CFC या फ्रियोन्स ही कर देते हैं, आसान रहेगा। फ्रियोन्स are usually produced for aerosol propellant, refrigeration and air conditioning purpose, are
यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर, फ्रियॉन्स को हम लोग यूजुअली बनाते हैं, यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट, AEROSOL, एरोसोल प्रोपेलेंट मतलब रॉकेट फ्यूल, प्रोपेलेंट्स का मीनिंग तो आप लोग समझ चुके हैं, कॉमा रेफ्रिजरेशन, जहां पे कूलेंट रखना है, ठंडा करना है, रेफ्रिजरेशन। आप लोग फ्रिज का भी ओरिजिनल नाम रेफ्रिजरेटर ही है, लेकिन सब फ्रिज बोलता है उसको शॉर्टकट में। एंड एयर कंडीशनिंग पर्पस, एंड एयर कंडीशनिंग पर्पस, एक इसका ये मेजर यूज। रॉकेट के फ्यूल में, रेफ्रिजरेंट गैस में और एयर कंडीशनिंग के गैस में इसको यूज किया जाता है। लेकिन कहीं भी ये गैस लीक होगा तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चल जाता है, एक्सट्रीमली स्टेबल होने की वजह से, इसीलिए ओजोन के लेयर को डैमेज करता है। और इसमें फ्रियॉन 12 नाम दिया गया है, जो मीथेन से बनता है उसको। फ्रियॉन 12 जो मीथेन से बना, CF2Cl2, इसका नाम दिया गया है फ्रियॉन 12। डाइफ्लोरोकार्बन, डाइफ्लोरोमीथेन is one of the most common freons used in industry. Is one of the most common freon used in industry. ये सबसे मोस्ट कॉमन फ्रियॉन है जिसको हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। Is one of the most common freon used in industry. हो गया? सर इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये भी तो एटमॉस्फेयर को इतना ज्यादा हार्म करता है। अभी तो मतलब वो नोट में लिखवाने ही वाले थे, तब तक आपने पूछ दिया। जब फ्रेग्रेंस को बढ़ाना हो तो हमने कीटोन्स को यूज किया। जो फॉग ये सब होता है वो कीटोन को यूज करता है, लेकिन वो मतलब जितना लो मोलर मास का होता है उतना केमिकल टाइप का महकेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका मोलर मास बढ़ता है उसका फ्रेग्रेंस बढ़ते जाता है, स्मूथनेस बढ़ते जाता है स्मेल। तो अब जितना भी मॉडर्न टाइम है, इसमें जो भी परफ्यूम्स या डियोस बन रहे हैं वो लोग ब्लेंडेड परफ्यूम्स बन रहे हैं, वो सब अब कीटोन या एल्डिहाइड को यूज करते हैं। लेकिन फिर भी वैसा 100 कोई सब्स्टिट्यूट दवा भी होती है तो ओरिजिनल जैसा कभी काम नहीं कर पाएगी, है ना, डिपेंड करता है एसी वगैरह में ये यूज होता है, कंपोजिशन पे। एसी वगैरह में, एसी में तो यही यूज करता है। अब एसी के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना उसकी उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं होगी। जितना भी ज्यादा हैवी टन का है उसके अंदर तो कोई चांस ही नहीं है, तो वहां पे CFC अभी भी यूज होता है, थोड़ा बहुत डैमेज करेगा। इसके नोट में ये बता देना है, ब्लेंडेड परफ्यूम्स, जितना भी ब्लेंडेड परफ्यूम्स है ये आपको इस पेज नंबर पे, मतलब ये जो हम लोगों ने लिखा ये आपको इस पेज नंबर पे मिल जाएगा। ये NCERT का 357 पेज नंबर है, जिसपे आपको एकदम स्टार्ट मिलेगा। द लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पॉइंटेड ऑर्डर, बट एज द मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस it becomes less pungent and more fragrant. Many natural occurring aldehydes and ketones are used in blending of perfumes and flavoring agents. मतलब ये पॉइंट आपको क्लियर कर देगा कि ब्लेंडेड परफ्यूम्स uses aldehydes and ketones of high मोलर मासेस। छोटा लेंगे तो तीखा महकेगा ही,
इसलिए कोई परफ्यूम जो केमिकल की तरह ज्यादा महक रहा है इसका मतलब लो मोलर मास का एल्डिहाइड या कीटोन यूज कर रहा है, तो वो पंजेंट महकेगा, इसका स्मेल खराब टाइप का लगेगा। लेकिन जितना हाई मोलर मास चलेगा उतना वो फ्रेग्रेंस ज्यादा हो, स्मूथ स्मेल हो जाएगा। इसलिए अब CFC नहीं यूज होता, अब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को यूज करते हैं हम लोग। ये खत्म हो गया आपका पहला, मतलब फिफ्थ वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अब सिक्स्थ वाला स्टार्ट करेंगे, नाम बड़ा है, DDT, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसके स्ट्रक्चर से आपको पहले आप इसका नाम समझ, ऐसे बोलते हैं डाइक्लोरो, ये पहला वाला डी से हो गया, उसके बाद फिर डाइफिनाइल, ये दूसरा वाला डी से हो गया, उसके बाद टी से ट्राइक्लोरो इथेन। DDT का नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, पर आप कोई कोई बुक में देखेंगे कि पैरा पैरा लिखेगा, पैरा पैरा। पैरा का मतलब होता है बेंजीन में 1 और 4 पे जुड़ा हुआ है, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पैरा पैरा लिखने के बाद लिखेगा डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। पहले स्ट्रक्चर समझेंगे तभी ये समझ में आए। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, ये आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड का लास्ट है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। इसके बारे में आपको ये लास्ट आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड है जिसमें आपको लास्ट पढ़ना है। चलिए, ये सबका हो गया? यस सर। तो फिर देखिए पॉलीहेलोजन कंपाउंड का लास्ट टॉपिक DDT। इसके बाद आप SN1 SN2 पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसे पहले फिनिश कर देते हैं, ज्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं है, शॉर्ट है। ज्यादा ध्यान आप लोग को SN1 और SN2 पे देना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले DDT का फर्स्ट पॉइंट में हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ए कर देते हैं इसको। आपको पहले 2 लाइन खींच लेना, एक ऐसे और एक 90 डिग्री पे उसको आप कर दीजिएगा, इंटरसेक्ट कर दीजिएगा। उन दोनों से आप बनाइए बेंजीन, इन दोनों से आप नहीं बनाइए। एक बेंजीन ऐसे बन जाएगा हॉरिजॉन्टल और एक बेंजीन ऐसे बन जाएगा वर्टिकल। इस पे भी 1 2 3 4 पे क्लोरो, इसके भी यहां पे 1 2 3 4 पे पैरा है, पैरा पैरा, ठीक है। चलिए, और प्यारे बच्चों ये दोनों काट दिया, एक कार्बन यहां हो गया, जहां काटेगा वहां भी कार्बन होता है, और एक कार्बन यहां हो गया। और इस पहले वाले कार्बन पे तीनों पे क्लोरीन है, और यहाँ पे एक लास्ट में जो बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड का आप नाम देखिए, दोनों क्लोरीन पैरा पे लगा हुआ है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसलिए आपने बोला ये हो गया, दोनों क्लोरीन है तो पैरा पैरा डाई क्लोरो। बेंजीन में एक एक कम गया, तो बेंजीन में एक कमता है माई, तो उसको बेंजाइल या फिनाइल बोलते हैं। इसका नाम 2 बार हो गया, इसका नाम हो गया डाई फिनाइल। यहाँ पे 3 क्लोरीन लगा हुआ, 1 2 3, तो इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो। और कार्बन चेन कितने का है? 2 का कार्बन चेन, तो 2 के कार्बन चेन को बोलते हैं इथेन। इसीलिए इस कंपाउंड का नाम है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। दोनों क्लोरीन 1414 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपने बोला पैरा पैरा डाई क्लोरो। बेंजीन में एक एक कम गया तो बन गया बेंजाइल या फिनाइल, तो आपने बोला डाई फिनाइल। 3 क्लोरीन इधर वाले को बोला ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन का चेन तो उसको बोला आपने इथेन। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में आ रहा है कि आप इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो आपको यही लिखना है, DDT द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। अगर 1 मार्क्स के ऑब्जेक्ट में पूछता है
सबसे पहला क्लोरीनेटेड क्लोरीन से बना हुआ ऑर्गेनिक का इंसेक्टिसाइड कौन है? तो डीडीटी बोलेगा। डीडीटी फर्स्ट क्लोरीनेटेड, पॉइजनस तो होगा क्लोरीन जो है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, अब तो ऐसा सा मच्छर तब हो गया जो इससे भी नहीं ना मरे। डीडीटी फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड प्रिपेयर्ड बाय पॉल मूलर, स्विस केमिस्ट था, प्रिपेयर्ड बाय पॉल मूलर। सबसे पहला क्लोरीन और का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बना हुआ इंसेक्टिसाइड, मतलब इंसेक्ट किलर, ये था। इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल था, ये सबसे बड़ा इसका दिक्कत वाला बात था। ठीक है, लेकिन डीडीटी बहुत ज्यादा इफेक्टिव था मॉस्किटोज के, मतलब मॉस्किटोज के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, लेकिन बाद में कुछ इंसेक्ट्स या मॉस्किटोज ने इसके अपने अंदर इसके लिए डेवलप कर लिया, मतलब फिर वो बाद में डीडीटी उन लोगों को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। रीजन समझिएगा। मतलब ऐसे भी इंसेक्ट हो गए, ये बहुत अच्छा इंसेक्ट किलर था, अच्छा वर्क भी किया, लेकिन बाद में बहुत से इंसेक्ट इसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए, जो अब इसके स्प्रे से मरते ही नहीं। बेंजीन है, टॉक्सिक तो है, हाईली टॉक्सिक है, क्लोरीन इतना सारा है, आपने 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, इसमें 5 3 4 5। डीडीटी इज highly toxic and non-biodegradable insecticide. That is, it cannot be metabolized. इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अगर ये डिकम्पोज हो ही जाता तो आप बोलेंगे सर तो मेटाबोलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ये बॉडी में किसी भी माध्यम से एंट्री किया तो एडिपोज टिश्यू फैट्स वाले में डिपॉजिट हो जाए। मतलब अगर आप डीडीटी का किसी फील्ड में स्प्रे कर रहे हैं, वहां से